क्या हो अगर आप जिस सीरियल किलर को सालों से ढूंढ रहे हो, उसी की कार में आपकी अपनी सगी बहन का खून मिले। सियोल की अंधेरी रातों में छिपा एक ऐसा दरिंदा जो शिकार तो औरतों का करता था, पर रूह एक पुलिस वाले की कांप गई। आज की कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये कहानी है उस खौफनाक इंतकाम की जहां कानून हार गया और एक भाई को खुद यमराज बनना पड़ा। कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि ये फिल्म आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू होती है सियोल के एक इलाके से, जहां एक डरावनी बरसाती रात में एक लड़की अपने घर लौट रही होती है। तभी पीछे से एक रेनकोट पहने हुआ आदमी आता है और बेरहमी से उसे मार डालता है। ये कोई पहली हत्या नहीं थी। वो पागल कातिल अब तक 8 लड़कियों की जान ले चुका था, लेकिन पुलिस के पास ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई सुराग। इस केस की जिम्मेदारी मिलती है पुलिस के सबसे तेज जासूस तायसू को। तायसू और उसका साथी घंटों अपनी गाड़ी में बैठकर दिमाग खपाते हैं कि आखिर कातिल है कौन। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस कातिल को वो ढूंढ रहे हैं उसने एक गर्भवती महिला को अपना अगला शिकार बना लिया है। कातिल उस महिला को अगवा करके सुनसान पहाड़ों की तरफ ले जाता है। तभी महिला के पति का फोन आता है। कातिल बड़ी बेशर्मी से हंसता है और फोन खिड़की से बाहर फेंक देता है। इसी चक्कर में उसका ध्यान भटकता है और उसकी गाड़ी दूसरी कार से टकरा जाती है। पकड़े जाने के डर से वो वहां से भागता है और पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उस मासूम महिला के साथ दरिंदगी करता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जासूस तायसू ने उस टक्कर को अपनी आंखों से देख लिया था और वहीं से इस खूनी खेल का असली पीछा शुरू होता है। तायसू को सड़क किनारे गिरा हुआ एक मोबाइल फोन मिला। उसे देखते ही तायसू का माथा ठनका। उसकी जासूसी समझ कह रही थी कि ये सिर्फ एक मामूली एक्सीडेंट नहीं है। उसे शक होने लगा कि शायद इस कार का कनेक्शन उन्हीं सीरियल मर्डर्स से है जिन्हें वो ढूंढ रहा था। उसने तुरंत उस संदिग्ध वैन की तलाश शुरू कर दी। किस्मत ने साथ दिया और एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसे वही कार दिख गई। जब तायसू दौड़कर कार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गाड़ी के अगले हिस्से पर टकराने के गहरे निशान थे। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को सामने देखकर भी कातिल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, जैसे उसे किसी बात का डर ही ना हो। पुलिस ने उसे हिट एंड रन के केस में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही तायसू ने कार के अंदर झांका, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां खून से सने हुए एक महिला के बाल फंसे थे। पुलिस स्टेशन में जांच हुई तो वैन के अंदर भारी मात्रा में किसी और का खून मिला। तायसू को लगा कि उसने कातिल को पकड़ लिया है और केस सुलझ गया है, पर असली सदमा तो अभी बाकी था। तभी तायसू के जीजाजी का फोन आता है। वो घबराए हुए थे क्योंकि तायसू की बहन अभी तक घर नहीं पहुंची थी। बातों बातों में जब उन्होंने फोन का जिक्र किया तो तायसू के होश उड़ गए। सड़क पर मिला वो मोबाइल फोन किसी अजनबी का नहीं, बल्कि उसकी अपनी सगी बहन का था। तायसू का कलेजा मुंह को आ गया। वो पागलों की तरह भागकर उस कमरे में गया जहां कातिल बैठा था और चिल्लाकर पूछा कि ये फोन किसका है, पर उस दरिंदे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक शैतानी और डरावनी मुस्कान दी। वो कातिल तायसू की बेबसी पर हंस रहा था। तायसू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर उसके साथी उसे न रोकते तो वो उस कमीने को वहीं जान से मार देता। तायसू को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। इस कड़वे सच की पुष्टि करने के लिए वो अपनी बहन के घर पहुंचा। वहां बिस्तर पर गिरे हुए बालों के गुच्छे को उसने जांच के लिए लैब भेजा। जब रिपोर्ट आई तो तायसू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसकी अपनी बहन ही थी। उसकी मासूम और प्यारी बहन उस दरिंदे का शिकार हो चुकी थी। ये खबर सुनते ही तायसू के जीजा सुंग ह्यून पूरी तरह टूट गए। वो गम और गुस्से के ऐसे जाल में फंस गए थे जहां से निकलना नामुमकिन था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी क्या गलती थी। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस उस कातिल से सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शातिर अपराधी ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। जब पुलिस हारने लगी तब तायसू का सब्र जवाब दे गया। उसने चुपके से कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अपने ही साथी को कोने में हथकड़ी से बांध दिया और उस दरिंदे पर टूट पड़ा। तायसू उसे तब तक पीटता रहा जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। फिर अचानक गुस्से और बेबसी के मारे तायसू उस कातिल के सामने घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए अपनी बहन के बारे में पूछने लगा। लेकिन उस मनोरोगी कातिल ने रहम दिखाने के बजाय तायसू का मजाक उड़ाया। गुस्से में पागल होकर तायसू ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। वो उसी पल उस कमीने का भेजा उड़ा देना चाहता था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसके दिमाग ने उसे रोक लिया। उसे एहसास हुआ कि कानून हाथ में लेना सही नहीं होगा। पर जब वो मुड़ा तो कातिल के चेहरे पर वही नीच मुस्कान थी जो तायसू के सीने में सुइयों की तरह चुभ रही थी। इतने भयानक सीरियल मर्डर करने के बावजूद कानून की पेचीदगियों की वजह से उस साइको कातिल को मौत की सजा नहीं मिली। उसे सिर्फ उम्र कैद की सजा हुई। ये सुनकर तायसू और उसका परिवार सन्न रह गया। वक्त बदला पर दर्द नहीं।
अदालत का ये फैसला पीड़ित परिवारों के लिए किसी गहरे जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। ताइसू खुद अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन अपने जीजा सुंग ह्यून को संभालने के लिए उसने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली। जब वो सुंग ह्यून से मिलने पहुंचा तो सुंग ह्यून ने एक बहुत ही भारी बात कही, हमें अब मिलना बंद कर देना चाहिए। तुम्हें देखते ही मुझे सू क्योंग ताइसू की बहन की याद आती है और ये दर्द अब सहा नहीं जाता। ताइसू खामोश रहा। वो समझ रहा था कि सुंग ह्यून किस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि उसका अपना हाल भी वैसा ही था। पर घर का बड़ा होने के नाते उसे सबको हिम्मत देनी थी। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। ताइसू हर शुक्रवार को जेल जाकर उस साइको कातिल से मिलता था। उसे बस एक ही उम्मीद थी कि शायद कभी वो दरिंदा पिघल जाए और बता दे कि उसकी बहन की लाश कहाँ है। लेकिन वो विक्षिप्त आदमी हर बार पत्थर बना रहा। 3 साल बाद भी ताइसू की तड़प कम नहीं हुई। रातों की खामोशी में उसे आज भी अपनी बहन की हंसी सुनाई देती थी। यही तड़प उसे हार मानने से रोक रही थी। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। ताइसू को उसके साथी का फोन आता है। शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन की दिन दहाड़े बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामला इतना बड़ा था कि पुलिस में हड़कंप मच गया। ताइसू को शक हुआ कि इस मर्डर के पीछे गैंग के नंबर 2 आदमी का हाथ हो सकता है। क्राइम की दुनिया में ये आम बात है कि बॉस बनने के लिए लोग अपनों का ही खून कर देते हैं, खासकर तब जब उनका पुराना बॉस जेल में सड़ रहा हो। ताइसू को लगा कि शायद पुराने गैंग लीडर ने जेल से ही अपने दुश्मन को मरवाया होगा। वो सच जानने जेल पहुंचा, लेकिन वहां उसे कुछ अजीब पता चला। उस पुराने डॉन से पिछले 8 सालों में मिलने कोई नहीं आया था। अब जो आदमी सालों से दुनिया से कटा हुआ है, वो बाहर मर्डर कैसे करवा सकता है? ताइसू का शक गलत निकला और वो वापस पुलिस स्टेशन आ गया। ताइसू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मरे हुए गैंग लीडर के अंतिम संस्कार की फुटेज को बार बार बहुत बारीकी से देखा। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भीड़ में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, उसका अपना जीजा सुंग ह्यून। वही सुंग ह्यून जो 3 साल पहले गम में डूबा हुआ था और जिससे ताइसू तब से नहीं मिला था। ताइसू का दिमाग चकरा गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत बड़ा और भयानक पक रहा है। वो तुरंत सुंग ह्यून के घर की तरफ भागा। जब ताइसू घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो घर अब घर नहीं बल्कि किसी मिशन का वॉर रूम लग रहा था। चारों तरफ धूल और सन्नाटा था। मेज पर गुस्से में बदले के शब्द खुदे हुए थे। दीवारों पर पूरे गैंग का कच्चा चिट्ठा और नक्शे चिपके हुए थे। ताइसू को सारी बात समझ आ गई। सुंग ह्यून ने जेल में बंद उस पुराने डॉन के साथ एक खौफनाक डील की थी। सौदा ये था, सुंग ह्यून बाहर रहकर डॉन के दुश्मनों को खत्म करेगा, जो उसने कर दिया था। बदले में वो डॉन जेल के अंदर सुंग ह्यून की मदद करेगा ताकि वो उस साइको कातिल तक पहुंच सके और अपनी पत्नी ताइसू की बहन की मौत का बदला ले सके। ताइसू का अंदाजा बिल्कुल सही था। सुंग ह्यून अब वो पुराना मासूम इंसान नहीं रहा था। वो अपनी पत्नी के कातिल को तरपा तरपा कर मारने के लिए किसी भी हद तक जा चुका था। जेल के अंदर ही गैंग लीडर ने उस साइको कातिल पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच ऐसी खूनी लड़ाई हुई कि दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। जब ताइसू को ये खबर मिली तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचा। वहां उसने गैंग लीडर का गला पकड़ा और सच उगलवा लिया। गैंग लीडर ने मान लिया कि हाँ, सुंग ह्यून के साथ उसकी डील हुई थी। अभी ताइसू और गैंग लीडर बात ही कर रहे थे कि वो शातिर कातिल होश में आते ही अस्पताल से भाग निकला। वो अकड़ता हुआ बाहर निकल ही रहा था कि अचानक अंधेरे से सुंग ह्यून निकला और उसे दबोच लिया। ताइसू ने सुंग ह्यून को उसे गाड़ी में डालकर ले जाते हुए देख लिया और पागलों की तरह उनके पीछे भागा। ताइसू का दिल बैठा जा रहा था। उसे डर था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सुंग ह्यून उस दरिंदे को उसी जगह ले गया जहां उसने मर्डर किए थे। सुंग ह्यून ने एक ही शर्त रखी, बस इतना बता दे कि मेरी पत्नी की लाश कहाँ है, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। हैरानी की बात ये कि वो कातिल मान गया और एक जगह ले जाकर जमीन खोदने लगा। जैसे ही जमीन से एक प्लास्टिक की थैली दिखी, सुंग ह्यून अपनी पत्नी की याद में पूरी तरह टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। दुख की उस घड़ी में सुंग ह्यून लापरवाह हो गया और इसी का फायदा उठाकर उस कमीने कातिल ने सुंग ह्यून पर हमला कर दिया। अपनी पत्नी को आखिरी बार देखने की हसरत दिल में लिए सुंग ह्यून ने वहीं दम तोड़ दिया। जब तक ताइसू वहां पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। सुंग ह्यून मर चुका था। अपनी बहन के बाद अब अपने जीजा की मौत देखकर ताइसू के अंदर का इंसान मर गया। वो किसी जंगली जानवर की तरह उस कातिल पर टूट पड़ा। उसने उसे जमीन पर पटक पटक कर इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। ताइसू के सिर पर खून सवार था। वो उसे जान से मार डालना चाहता था,
लेकिन तभी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई और उसे रोक लिया। शुरुआत में तो तायसू ने खुद को संभाल लिया और अपने गुस्से पर काबू पा लिया, लेकिन जैसे ही उसका साथी उसे पकड़कर अस्पताल ले जाने लगा, तायसू की नजर अपने जीजाजी की लाश पर पड़ी। उसे याद आया कि कैसे उसकी बहन और अब उसके जीजाजी दोनों को इस दरिंदे ने छीन लिया। उस पल तायसू के सब्र का बांध टूट गया। उसके अंदर नफरत का ऐसा ज्वालामुखी फटा कि उसने आओ देखा न ताओ झपटकर अपने साथी पुलिस वाले की कमर से पिस्तौल निकाल ली। तायसू समझ चुका था कि ये कानून और अदालत इस शैतान को कभी वैसी सजा नहीं दे पाएंगे जिसका ये हकदार है। उसने बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधे उस कातिल के पार हो गई। तायसू ने अपनी बहन और जीजाजी की मौत का हिसाब बराबर कर दिया। उसने साबित कर दिया कि अगर कानून अंधेरे में सो जाए तो इंसाफ के लिए खुद जलना पड़ता है। इसी खौफनाक और इंसाफ भरे अंत के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। कैसा लगा आपको ये अंत? क्या आपको लगता है कि तायसू ने जो किया वो सही था या उसे कानून पर भरोसा रखना चाहिए था?